हेलो बच्चों, आज हम आपके लिए एक ऐसे टॉपिक लाए हैं जो आप सिर्फ पढ़िएगा तो आपको काफ़ी मज़ा आएगा। ये चैप्टर बहुत अच्छा चैप्टर है क्योंकि इससे पहले हमने एक टॉपिक पढ़ाए थे आपको, जिस टॉपिक का नाम था एक्सरे किरण। उसी से संबंधित है गामा किरण। अगर आप एक्सरे किरण का वीडियो देखे होंगे तो आपको गामा किरण बहुत आसान लगेगा। क्यों? क्योंकि जो एक्सरे किरण है वो सेम टू सेम सिर्फ गामा किरण के जैसा है, लेकिन एक्सरे किरण का तरंगदैर्घ्य कुछ ज़्यादा था, इसका तरंगदैर्घ्य 0.01 होता है, इतना सिर्फ इतना ही फर्क है। लेकिन जितना वो एक्सरे किरण के बारे में आप पढ़े थे सेम टू सेम नियम इस पर भी लगता है। तो आज हम इनको गामा किरण को पढ़ाने से पहले आपको हम चर्चा कराएंगे कि रेडियो सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं, उनके बारे में चर्चा करेंगे और इनके बारे में पता कैसे चला, कौन पता लगाया, कैसे पता लगा, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो इसके बारे में पता लगाया था जिसका नाम था हेनरी बेकुलर, वो नहीं चाहते थे कि वो उसको पता ही नहीं था कि हम खोज कर दिए एक्सरे किरण का। जो एक्सरे किरण का उन्होंने खोज किया था हेनरी बेकुलर, उनको भी पता नहीं था कि क्यों कैसे खोज हो गया। ये तो हम उस वीडियो में बात कर रहे थे, फिर से आज हम एक बार थोड़ा रिवीजन कराएंगे और उसके बाद हम गामा किरण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं। ईस्वी था 1896 ईस्वी और वैज्ञानिक थे फ्रांसीसी जिनका नाम था हेनरी बेकुलर। तो हेनरी बेकुलर उस समय अध्ययन कर रहे थे अयस्क के बारे में। किसके बारे में अध्ययन कर रहे थे? अयस्क के बारे में, कि अयस्क कैसा होता है, कि उनके बारे में संबंधित अध्ययन कर रहे थे। किसके बारे में? अयस्क के बारे में। तो उन्होंने देखा कि एक बार उन्होंने क्या किया कि एक पोटेशियम और यूरेनियम के अयस्क को कहाँ पे रखा? एक फोटोग्राफी प्लेट पर रख दिया और वहाँ पे रख के वो चले गए घूमने के लिए, कहीं और चले गए। तो जब उन्होंने आया तो देखा कि उस पर एक फोटो बना हुआ है, एक पर चित्र बना हुआ है। तो उन्होंने उस चित्र को पढ़ना शुरू किया, उनके बारे में अध्ययन करना शुरू किया। बहुत पढ़ने के बाद तब उन्होंने उस प्रयोग को एक बार क्या किया कि जो प्रकाश की तीव्र वेग है, जो सूर्य की किरण के उपस्थिति में एक बार उसको देखा कि आखिरकार क्या इससे भी होकर ये इसको क्या वो जो यूरेनियम के थे क्या वो उस फोटोग्राफी प्लेट जो थे उनको भी वो प्रभावित करते हैं। फिर उन्होंने तब ऐसा किया तो देखा कि वो उनको भी प्रभावित कर रहे हैं। फिर उन्होंने लाइट के उपस्थिति में नहीं लिया, उन्होंने बिना लाइट, जैसे कि लाइट को बंद कर दिया, बिना लाइट की उपस्थिति में उसको देखा तो देखा कि वहाँ पे भी उन्होंने वो उसको प्रभावित कर रहे हैं, उस फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? तो वही यूरेनियम के जो अयस्क थे, उन्होंने देखा कि उन्होंने उसको भी प्रभावित कर रहे हैं। तब उन्होंने सोचा कि इसका मतलब ये हुआ कि ये इसके अंदर कुछ ना कुछ विकिरण निकलता होगा जो उनको प्रभावित कर रहा है। और ये विकिरण ऐसा है कि ये विकिरण ऐसा है जो अपारदर्शी पदार्थ से भी गमन कर लेता है। तो वो उस विकिरण का नाम दिया हेनरी बेकुलर किरण या रेडियो एक्टिव विकिरण। समझ गया? इन्होंने नाम दिया, तब उन्होंने नाम दिया और तब पता चला कि जो भी पदार्थ अपने अंदर से स्वयं विकिरण निकालते हैं, ऐसे पदार्थ को बोलते हैं रेडियो एक्टिव बोलते हैं। और ये जो पदार्थ में होता है उस पदार्थ को बोलते हैं रेडियो एक्टिव पदार्थ। आप ये बात समझ गए होंगे। तब उस समय के बाद आए कौन? दो वैज्ञानिक, एक मेरी क्यूरी और दूसरा मैडम क्यूरी। मैडम क्यूरी ही मेरी क्यूरी की पत्नी थी और ये दोनों मिलकर एक तत्व का आविष्कार किया जिस तत्व का नाम था रेडियम। कौन तत्व का आविष्कार किया था? मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी, रेडियम का। समझ गए ये बात? अब मैडम क्यूरी और मेरी क्यूरी ने रेडियम पर अध्ययन करना शुरू किया। तो उन्होंने देखा कि ये जो रेडियम है इनके अंदर से भी कुछ विकिरण निकल रहे हैं, कुछ विकिरण बाहर निकल रहे हैं। और ये जैसे यूरेनियम प्रभावित कर रहे थे
फोटोग्राफी प्लेट को, ये भी उसी प्रकार फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित कर रहे हैं। कौन? रेडियम। तब उन्होंने कहा कि तब उन्होंने सोचा कि ये भी क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन? रेडियम। रेडियम क्या है? रेडियो एक्टिव तत्व है। कौन कहा था? मेडम क्यूरी और पेरी क्यूरी। तब उन दोनों, और रेडियम एक्टिव तत्व ऐसे तत्व हैं जो जैसे कि आप बात करो यूरेनियम के बारे में, तो यूरेनियम के अंदर से विकिरण निकल लेते, लेकिन रेडियम के अंदर से 10 लाख गुना, कितना गुना? 10 लाख गुना ज्यादा विकिरण निकलते हैं। किससे? रेडियम से 10 लाख गुना ज्यादा विकिरण निकलते हैं मेरे भाई। तब यहाँ पर उन्होंने सोचा कि जैसे कि अगर यूरेनियम से मतलब अगर कुछ ना कुछ विकिरण निकलते होंगे तो उसका लगभग 10 लाख गुना ज्यादा किसे निकलता होगा? रेडियम का। रेडियम के अंदर से विकिरण निकलते होंगे। और तब मेडम क्यूरी और पेरी क्यूरी को 1903 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किससे? नोबेल पुरस्कार से। क्योंकि उस नोबेल पुरस्कार पर दोनों एक ही साथ थे, दोनों को मतलब उस नोबेल पुरस्कार पर दोनों का अधिकार होना चाहिए। मेडम क्यूरी का और पेरी क्यूरी दोनों का 1903 ईस्वी की बात है, उसको नोबेल पुरस्कार दिया गया था, मेडम क्यूरी और पेरी क्यूरी को। इतना बात आप समझ गए होंगे। तब समय आया कि रदरफोर्ड साहब आए। रदरफोर्ड साहब ने फिर से अध्ययन करना शुरू किया। 1902 ईस्वी की बात है कि रदरफोर्ड साहब ने क्या किया कि एक रेडियो एक्टिव तत्व लिया, एलिमेंट लिया, जिसका जो नाभिक होते हैं अनस्टेबल होते हैं, क्योंकि आप जानते हो कि जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनके जो नाभिक होते हैं वो अनस्टेबल होते हैं, उनके अंदर जो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं आपस में एक्सचेंज होते रहते हैं, जिसके कारण नया नया परमाणु बनता जाता है, सॉरी जिसका नया नया तत्व बनता है। और वह तत्व तब तक बनता है जब तक कि शीशा तक ना आ जाए, एक्सचेंज होगा, फिर नया तत्व बनेगा, फिर जैसे कि दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एक्सचेंज हुआ नया तत्व बना, फिर दो प्रोटॉन दो न्यूट्रॉन एक्सचेंज हुआ तत्व बना, तत्व बनते 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 जब तक कि शीशा तक ना आ जाए, क्योंकि शीशा का नाभिक क्या होता है? स्टेबल होता है, तो उसका नाभिक टूटता नहीं। किसका? लेड का। शीशा का नाभिक टूटता नहीं है, वो स्टेबल होता है, टूटता नहीं। तो कोई भी जो रेडियो सक्रिय तत्व होते हैं वो टूटते रहता, समझ गया? और इसके कारण नया तत्व बनता है, इसका नया नया तत्व बनते रहता है। तो आप ये बात समझ गए होंगे। तब रदरफोर्ड साहब ने अब क्या किए 1900 ईस्वी में कि उन्होंने विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में इस रेडियो सक्रिय पदार्थ को रखा और इन्होंने शीशे की एक ठोस शीशे के अंदर इस रेडियो सक्रिय पदार्थ को रखा था, ताकि जो रेडिएशन जो विकिरण जो निकल रहा है इधर उधर भटक न जाए और जिससे होकर गुजार रहे हैं उससे होकर आसानी से गुजर जाए, जिस माध्यम से होकर जिस रास्ते से होकर गुजार रहे हैं उससे आसानी से गुजर जाए सोचते हुए। तब उन्होंने इस रेडियो सक्रिय पदार्थ के अंदर से विकिरण निकाला, उसके अंदर से निकला, स्वतः निकलते रहते, तो इनके अंदर से विकिरण निकला और ये विकिरण देखा कि अभी कुछ विकिरण जो थे ना, यहाँ पर दो प्लेट लिया, एक पॉजिटिव प्लेट लिया, दूसरा नेगेटिव प्लेट लिया, और जब ये विकिरण इस रेडियो सक्रिय पदार्थ के नाभिक से निकला तो कुछ विकिरण जो थे रेडिएशन इस पॉजिटिव प्लेट के अंदर आकर्षित हो गया, तो कुछ विकिरण नेगेटिव प्लेट के अंदर आकर्षित हो गया। जो विकिरण इस पॉजिटिव प्लेट के अंदर आकर्षित हुआ था उस किरण को उन्होंने कहा कि बीटा किरण, और जो विकिरण इस नेगेटिव प्लेट के अंदर गया उसको कहा अल्फा किरण। क्यों? क्योंकि आप जानते हो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। इसका मतलब कि यहाँ पे जो कण गया होगा वो पॉजिटिव गया होगा, क्योंकि यहाँ पहले नेगेटिव था, तो नेगेटिव पॉजिटिव के बीच आकर्षण होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव गया होगा और यहाँ पर नेगेटिव गया होगा। इसका मतलब कि बीटा कण कौन सा कण होता है? नेगेटिव कण होता है, और गामा कण कौन होता है? पॉजिटिव कण होता है। ये बात आप समझ होंगे, इतना बात आप समझे। तब और डिस्कस करने के बाद निष्कर्ष निकाला कि जो रदरफोर्ड पहले कह रहे थे कि अल्फा किरण, क्योंकि यहाँ जो अल्फा कण है वो उन्होंने कहा कि जब उन्होंने अल्फा किरण का परिकीर्णन कर रहे थे, अल्फा किरण का परिकीर्णन कर रहे थे, अपना जो रदरफोर्ड परमाणु मॉडल दिए थे वहाँ पर उन्होंने अल्फा कण को अल्फा किरण से लेकर मतलब अल्फा किरण लेकर चला था, लेकिन असल में अल्फा किरण नहीं होता, ये कण होता है। किस क्या होता है? ये कण होता है। कौन सा कण होता है? ये कण होता है जब हीलियम के नाभिक से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन एक्सचेंज होते हैं तब अल्फा कण निकलता है। क्योंकि अल्फा कण मेरे भाई अल्फा कण हीलियम He2, क्योंकि मेरे भाई He2+ के समान होता है। मतलब
कि कोई भी रेडियो सक्रिय पदार्थ के अंदर से जब दो को प्रोटॉन और दो को न्यूट्रॉन आपस में एक्सचेंज होते हैं, तब निकलता है कौन? अल्फा कण। तब कौन कण निकलता है? अल्फा कण। ये अल्फा कण हीलियम के नाभिक के समान होता है। ये बात आप समझ गए होंगे। और हम बात करें अब बीटा कण का, तो बीटा कण क्या निकलता है? बीटा कण एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन जब आपस में एक्सचेंज होते हैं, तब जो विकिरण निकलता है उस विकिरण का नाम होता है बीटा किरण या बीटा कण कह सकते हो। क्योंकि किरण काहे कहोगे? क्योंकि किरण है ही नहीं, क्योंकि वो तो कण है, कण के रूप में पाया जाता है। कौन? बीटा कण। तो जो निकला उसको क्या कहेंगे? बीटा कण। अब मेरे भाई कि अब जैसे कि अल्फा कण के बारे में अब पहले हम अल्फा कण के बारे में चर्चा करें, तो जो अल्फा कण निकल रहा था उसके अंदर से दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन निकला। जैसे किसी तत्व में से दो प्रोटॉन निकला, मतलब उस तत्व में परमाणु क्रमांक में कमी हुआ। जैसे परमाणु क्रमांक मतलब प्रोटॉन की संख्या। अब किसी जैसे कि यूरेनियम की बात करें तो यूरेनियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 92। अब 92 में से दो प्रोटॉन निकला तो कितना बचा? 90 बचा। तो अब जब उसका 90 प्रोटॉन बचा तो 90 वाले तत्व का नाम होगा वहाँ पर, उस पर का प्रोटॉन घटता जाए जब तक कि सीसा तक ना आ जाए, क्योंकि सीसा का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 82 होता है, Tb। अब उनका नाभिक स्टेबल होता है। अब नाभिक सीसा के बाद या सीसा तक कोई सीसा का भी नाभिक टूटता नहीं है, क्योंकि वो स्टेबल होता है। और सीसा के बाद जितने भी मतलब कि जितना सीसा के बाद टूटते रहते हैं, 83, 84, 85 जो भी परमाणु क्रमांक वाले एलिमेंट है, और जो रेडियो सक्रिय तत्व है वो टूटते 83, 84, 85, 86 तक टूटेगा। समझ गया? सीसा नहीं टूटेगा क्योंकि उनका नाभिक स्टेबल होता है। तो इसका मतलब है कि दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन के एक्सचेंज होने से अल्फा कण निकलता है। और जैसे अल्फा कण निकलता है तो किसी भी उस तत्व के परमाणु क्रमांक में कमी होता है। आप ये बात समझे? तो मेरे बात कि अब जब दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन आपस में एक्सचेंज हुआ तो कुछ न कुछ तो उसका मास एनर्जी में खपत हुआ होगा, कुछ न कुछ मास एनर्जी के रूप में खपत हुआ होगा। तो जो एनर्जी के रूप में खपत हुआ उसी का नाम है गामा किरण। क्या नाम है? गामा किरण। और गामा किरण पर कोई आवेश नहीं होता या अनावेशित है। क्या है ये? अनावेशित है। इस पर कोई आवेश नहीं होता। यह कैसा है? अनावेशित है। और इनका जो द्रव्यमान होता है विराम रहित द्रव्यमान होता है। किसका? गामा किरण का। आप ये बात समझ गए होंगे। जब दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन आपस में एक्सचेंज होने के दौरान जो मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ या लाइट में जो भी लाइट में कन्वर्ट हुआ, कि लाइट एनर्जी में जो कन्वर्ट हुआ वहाँ पे तब निकला कौन? कण, किरण, गामा किरण। या फिर एक प्रोटॉन या एक इलेक्ट्रॉन, छोड़िए, एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन जब आपस में एक्सचेंज हुआ तब जो निकला किरण, उसको क्या कौन सा किरण कहते हैं? बीटा कण कहते हैं। लेकिन उसके दौरान भी तो उसके मास में कुछ ना कुछ कमी होगा, जो लाइट या एनर्जी के रूप में खपत हुआ होगा, तो उसका नाम क्या पड़ा? गामा किरण। समझ गए बात का? इसका मतलब हुआ कि जब दो प्रोटॉन या दो न्यूट्रॉन के जब एक्सचेंज होते हैं एक्सचेंज होने के कारण अल्फा कण निकलते हैं, तो उनके दौरान भी कुछ ना कुछ मास एनर्जी या लाइट के रूप में निकलता है, तब भी गामा किरण निकलता है। जब एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन आपस में एक्सचेंज होकर तो ना कुछ मास उसकी लाइट या इस एनर्जी में खपत होता है, उसमें भी गामा किरण निकलता है। ये बात आप समझ गए होंगे। यही बात आप समझ गए होंगे। अब मेरे भाई कि अब हम बात करते हैं सिर्फ गामा किरण के बारे में। अब सिर्फ हम गामा किरण के बारे में चर्चा करेंगे। तो गामा किरण क्या होता है? देखिए, गामा किरण क्या है? यह अनावेशित कण है। अनावेशित किरण, अनावेशित क्या मेरे भाई? यह अनावेशित किरण है। अनावेशित किरण, इसका मतलब क्या हुआ कि इस पर कोई आवेश नहीं है। अगर मेरे भाई आप ही सोचो, अगर आवेश रहता तो या तो पॉजिटिव की तरफ ये अट्रैक्ट होता है या तो ये नेगेटिव तरफ अट्रैक्ट होता है। ये सीधे आर पार चला गया, विक्षेपित नहीं हुआ अपने पास से। लेकिन ये जो अल्फा कण, बीटा कण विक्षेपित हो गया और अल्फा कण भी विक्षेपित हो गया। इसका मतलब दोनों पर आवेश हुआ होगा, और जो सीधे आर पार चला गया, सीधे वापस सीधे निकल गया, तो उसमें कोई आवेश नहीं हुआ होगा। इसका जो अनावेशित किरण इसको माना गया। आप ये बात समझ गए होंगे। अब इसके हम बारे में बात करें तो इनका जो द्रव्यमान होता है विराम में जब ये रहता है तो इसका कुछ द्रव्यमान विराम का ही द्रव्यमान होता है इसका। आप ये भी बात समझ गए होंगे।
और इनका तरंगदैर्घ्य कितना होता है? इनका तरंगदैर्घ्य होता है 0.01 एंगस्ट्रॉम। किसका? गामा किरण का इतना होता है। अब जैसे इतना चीज होता है, अब देखिए मेरे भाई कि जब यह किसी माध्यम से गुजरता है, जब यह वही जैसे कि जब किसी गैस या किसी वायुमंडल से गुजारोगे या किसी गैस से गुजारोगे तो उसको यह आयन में तोड़ता है, लेकिन उतना ज़्यादा आयन में नहीं तोड़ता है। क्यों नहीं उतना ज़्यादा आयन में तोड़ता है? क्योंकि इसलिए नहीं तोड़ता क्योंकि ये अनावेशित कण है। क्यों? ये अनावेशित कण है। ये अनावेशित कण है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता। इसका वेग बहुत ज़्यादा होने के कारण ये आर पर चला जाता, उतना ज़्यादा तोड़ नहीं पाता। लेकिन अल्फा कण बहुत ज़्यादा तोड़ता और बीटा कण सबसे ज़्यादा तोड़ता कौन है? गैस को आयनीकरण से अल्फा कण करता है, उसके बाद बीटा कण करता है, लेकिन गामा किरण उतना नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि पहला बात इसमें कोई आवेश नहीं होता, ये अनावेशित है और इसका लाइट बहुत ज़्यादा, प्रकाश का वेग इसका बहुत ज़्यादा होता है, इस कारण वो आर पार हो जाता है। ये बात समझ गए होंगे। और इनका भेदन क्षमता बहुत ज़्यादा होता है। किसका? गामा किरण का। क्यों होता है भेदन क्षमता? क्योंकि भाई किसी के अंदर ये भेदन का होता, किसी के अंदर फाट छिप कर आगे चला गया, क्या हुआ? भेदन क्षमता मतलब जो किसी को भी आर पार मतलब चीर फाड़ के चला गया, लेकिन अल्फा बीटा नहीं जा पाता क्योंकि इस पर चार्ज है, ये पॉजिटिव या नेगेटिव है। अगर अल्फा जा रहा है तो कहीं न कहीं मतलब उदासीन वस्तु आया होगा तो प्लस माइनस, उदासीन प्लस माइनस हुआ होगा, तो ये प्लस जा उसमें लगे माइनस की ओर आकर्षित हुआ होगा, लेकिन इससे उसका भेदन क्षमता थोड़ा कम हो गया। लेकिन भेदन क्षमता सबसे ज़्यादा किसका हुआ होगा? गामा किरण का। इसका क्यों हुआ होगा? क्योंकि इस पर कोई आवेश नहीं है, ये अनावेशित वस्तु, अनावेशित किरण है, जिसके कारण इनके जब जिस रास्ते से गुजर रहा है इसके मार्ग में कोई बाधा नहीं डालता है और इनका प्रकाश, इसका जो चार्ज होता है बहुत ज़्यादा होता है। लाइट की स्पीड, इसके क्योंकि लाइट का स्पीड कितना होता है? 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर, 3 लाख किलोमीटर, 2.5 से कहा जाता है 3 लाख किलोमीटर होता है, या 10⁻⁸ मीटर/सेकंड, मतलब 1 सेकेंड में इतना मीटर/सेकंड रफ्तार से चलता है। कौन? ये गामा किरण। आप ये भी बात समझ गए होंगे गामा किरण के बारे में। अब मेरे भाई कि गामा किरण का प्रकाश वेग बहुत ज़्यादा होता है, इसका तरंगदैर्घ्य 0.01 एंगस्ट्रॉम होता है, ये अनावेशित किरण है। और यह जब किसी माध्यम से गुजरता है तो आप जानते हो कि उस गैस के आयन को उतना मात्रा में नहीं तोड़ पाते हैं। ये बात आप समझ गए होंगे। आप देखो कि कहता है कि जब किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ से गामा किरण निकलती है तो वो नए तत्व नहीं बनते। क्यों नहीं बनते? आप ये बात सोचो कि मेरे भैया हम जानते हैं कि जब भी कोई जैसे कि अल्फा का निकला किसी रेडियो एक्टिव तत्व के अंदर से, किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के अंदर से, तो इसके अंदर से 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन भी निकला। 2 प्रोटॉन और, क्योंकि कोई भी तत्व किस पर आधारित होता है? कोई भी तत्व को जब पीरियोडिक टेबल में सजाया जाता है तो परमाणु क्रमांक के आधार पर सजाया जाता है। तो अगर उसके प्रोटॉन में ही कमी हो रहा है, मतलब उसकी परमाणु क्रमांक में कमी हो रहा है, अब जब उसके परमाणु क्रमांक कमी हो रहा है, इसका मतलब कि तत्व बदल रहा है। और जब गामा किरण निकल रहा है तो गामा किरण पर कोई चार्ज होता नहीं है, इसमें कोई प्रोटॉन कोई न्यूट्रॉन होता नहीं है, इसमें गामा किरण। तो इसलिए जब ये निकलता है तो इसमें कोई नया तत्व नहीं बनते। और जब ये रुका हुआ रहता है, कौन? ये अनावेशित कण, उसका विराम द्रव्यमान शून्य माना जाता है। अब अभी ये बात समझ गए कि जब विद्युत क्षेत्र एवं चुंबक क्षेत्र से गमन करता है तो अपने पथ से विक्षेपित नहीं होता। क्यों होगा? क्योंकि इनका प्रकाश के लिए बहुत ज़्यादा है और भटकने के लिए, विक्षेपित होने के लिए कोई ना कोई चार्ज वाला वस्तु चाहिए। अगर चार्ज होता तो भटक जाता, जैसे अल्फा कण बीटा कण पर चार्ज तो दोनों भटक जाता है, लेकिन गामा किरण भटकता नहीं है, इसलिए आर पार हो जाता है। ये बात भी आप समझ गए होंगे। गामा किरण को गामा किरण की बात करें तो ये भी फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित करता। और हम बात करें एक्सरे किरण की, तो एक्सरे किरण भी क्या किया था? फोटोग्राफी प्लेट को प्रभावित किया था। लेकिन एक्सरे किरण भी मेरे भाई मानव नेत्र को प्रभावित नहीं किया था और गामा किरण भी मानव नेत्र को प्रभावित नहीं करेगा। ये बात आप याद कर लीजिए। अब इतना ही देखिए मेरे भाई, ये हो गया गामा किरण के बारे में, चैप्टर खत्म। इतना ही गामा किरण के बारे में था। और कैसा लगा गामा किरण के बारे में? अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।